हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे EMDD क्लास 9 टर्म 1 के सैम्पल पेपर के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे कि क्वेश्चंस के पैटर्न्स कैसे होते हैं एग्ज़ाम में और उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन लेवल एंड व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स यू नीड टू कवर फॉर राइटिंग दिस एग्ज़ाम। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एक सैम्पल पेपर है जो आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, इसको आप गो थ्रू करना है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं यहाँ पे। एक होगा SRT और SRT के साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो पूरा नाम इसका है SRTE, सेलेक्टेड रिस्पॉन्स टास्क विथ एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल जो इसका फेमिलियर नेम आपने MCQ नाम सुना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ वैसा ही पैटर्न होता है। तो उसी का एक फॉर्म है ये SRT, सेलेक्टेड रिस्पॉन्स टास्क, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन या एटलीस्ट 2 बेस्ट ऑप्शंस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में दिखेगी। तो उसी हिसाब से आपको रीजन बताना है। एक अप्रोप्रिएट आपके पास रीजन होगा कि व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन SRT क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन मिलता है इसको हम बोलते हैं CRT। तो सेकेंड टाइप है CRT, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टास्क। इसमें आपको अपने आंसर को, यू हैव टू राइट योर आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन। तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टास्क। इट इज सिमिलर टू जो थ्योरी क्वेश्चंस आप आंसर राइटिंग करते आते हो दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह में, या जो पहले की क्लासेस में आपने कर रखा। तो ये प्योरली डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, आउटलाइन करना है, पूरे एक स्टेप्स समझाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ये सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है वो है आर्यन wants a way to tie an eraser with a pencil so that the eraser cannot be easily lost। आर्यन अपनी पेंसिल के साथ इरेजर को टाई करना चाह रहा है, अटैच करना चाह रहा है, ताकि इरेजर आसानी से गायब ना हो। कई बार इरेजर अलग हम रखते हैं, पेंसिल अलग रखते हैं, तो दोनों को फिर हम खोजते रहते हैं, मिलता नहीं है। चूज एनी सॉल्यूशन आइडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड डिस्क्राइब क्लियरली हाउ योर चॉइस वुड प्रिवेंट लूजिंग द इरेजर। तो हमें एक सोल्यूशन आइडिया सजेस्ट करना है। यहाँ पे देर आर 4 सोल्यूशन आइडिया, इसमें से आपको एक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चूज अ सोल्यूशन आइडिया, गिवन ऑप्शन में से एक आइडिया आपको चूज करना है और ये डिस्क्राइब करना है कि ये इरेजर को गायब होने से किस हद तक बचाएगा। हाउ योर चॉइस वुड प्रिवेंट लूजिंग द इरेजर। तो देखते हैं जो सोल्यूशन आइडिया है। पहला ऑप्शन है अटैच द इरेजर टू द पेंसिल विद अ स्क्रू ऑन मैकेनिज्म। इरेजर को पेंसिल के साथ अटैच कर दें। हमने अटैच कर दिया इसके साथ बैक साइड में। या फिर दूसरा ऑप्शन है यूज अ कैप विथ एन अटैच्ड इरेजर टू प्रोटेक्ट द पेंसिल टिप। तो आपने कई टाइप की पेंसिल यूज करी होगी। तो एक ये पेंसिल आपने यूज करी होगी जिसमें पेंसिल के बैक साइड में इरेजर यहाँ स्क्रू मैकेनिज्म के थ्रू या माउंट किया जाता है, बैक साइड में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन उसी की बात कर रहा है। कि बी ऑप्शन देखें कि पेंसिल के साथ हम पेंसिल की एक कैप यूज कर रहे हैं और कैप के अंदर इरेजर दे रखा है यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन ये इरेजर के साथ इसको यूज कर रहे हैं। तो दिस इज सिमिलर टू बी ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, ओनली यूज पेंसिल्स दैट कम विथ अटैच्ड इरेजर्स। स्क्रू ऑन मीन्स प्रॉपरली फिक्स रहता है। सी वाले में बोल रहे हैं ओनली यूज पेंसिल्स दैट कम विथ अटैच्ड इरेजर। तो कुछ इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सी ऑप्शन कुछ ऐसा है, इरेजर को बहुत ही टाइटली फिक्स नहीं किया गया, समहाउ उसको पेंसिल के साथ अटैच कर दिया गया, जिसमें स्क्रू मैकेनिज्म यूज नहीं की गई है, प्रॉपरली फिक्स नहीं है ये। और लास्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं टाई वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अराउंड द पेंसिल एंड अदर एंड अराउंड द इरेजर। मीन्स एक इरेजर है और इरेजर को एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया है और ये पेंसिल है, पेंसिल के साथ भी हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है इरेजर। तो ये डी ऑप्शन बोल रहे हैं। आपको अपने हिसाब से एक सोल्यूशन आइडिया चूज करना है और उसको डिस्क्राइब करना है कि कैसे ये इरेजर को लूज होने से बचाएगा।
मोस्ट अप्रोप्रिएट या इस तरह की बात नहीं की है। इसमें से आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आर्यन के लिए रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि हाउ इट विल प्रिवेंट लूजिंग द इरेजर। अगर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तब इसमें आप बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। अभी आपको जो भी आपके हिसाब से जो आपका व्यूज बन रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसके आंसर मिलेंगे, आंसर राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाइल क्रिएटिंग अ कॉमिक स्ट्रिप स्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटेलिंग द डिजाइन ऑफ अ कॉमिक स्ट्रिप, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग द डिजाइन की कैसे कैसे क्या उसमें कैरेक्टर रहेंगे, क्या क्या सीन रखना है, थीम क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें अभी डिजाइनिंग पार्ट अभी हमें शुरू करने से पहले जो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं उसी को बोलते हैं डिटेलिंग द डिज़ाइन। और तो यहाँ ये वर्ड आपको समझना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलेगा तो आप गिवन ऑप्शन में से ऑप्शंस कंपेयर करेंगे और बेस्ट ऑप्शन आपको लेके चलना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, आप कोई भी उसमें से आंसर लेके कोई भी चॉइस लेके आप एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन जब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आएगी तो सेकेंड बेस्ट भी कई बार रहता है, तो उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। अदरवाइज वो डिपेंड करता है कि स्कोरिंग गाइड में हमें कैसे गाइड किया गया। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई रॉन्ग ऑप्शन ले रखा है तो मार्क्स इसके 0 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन देखते हैं अब। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द एंटायर कॉमिक स्ट्रिप। पूरी कॉमिक स्ट्रिप का एक रफ स्केच बनाया जाए, डिटेलिंग कंप्लीट हो जाएगी क्या। बी, राइट अ डिटेल्ड स्टोरी फॉर द कॉमिक स्ट्रिप हाईलाइटिंग ऑल द की मूवमेंट्स। रफ स्केच बनाने से भी पूरी तरीके से काम नहीं हो सकता है। डिटेल्ड स्टोरी केवल आप राइट कर दे रहे हैं और की मूवमेंट को हाईलाइट कर दे रहे हैं, अंडरलाइन आपने कर दिया, तो केवल स्टोरी लिखने से भी काम नहीं चलेगा। थर्ड देखते हैं, लिस्ट ऑल पैनल्स। यहाँ पैनल्स की बात की गई है, मीन्स हर एक सीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक सीन में कैरेक्टर्स क्या होगा उसकी बात करनी है, डायलॉग क्या रखने हैं, एक्टिविटी या एक्शन क्या होगा हर एक पैनल में। तो ये सबसे सही लग रहा है अभी तक। फोर्थ को भी देख लेते हैं। राइट अ लिस्ट ऑफ पैनल्स एंड द बैकग्राउंड्स इन ईच पैनल। तो यहाँ भी सारी चीजें कवर नहीं है, केवल ये बोल रहे हैं कि लिस्ट ऑफ पैनल राइट कर लो और बैकग्राउंड हर एक पैनल की राइट कर लो, तो उससे भी काम हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज ये सारी चीजें कवर कर रहा है, कैरेक्टर को स्पेसिफाई करना है, डायलॉग बताना, एक्टिविटी बताना, हर एक पैनल की बात हो रहा है, हर एक पैनल की बात की जा रही है इसमें। तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और साथ में अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये इम्पोर्टेंस बताना है, इम्पोर्टेंस क्या रहेगी अगर आप ऑप्शन सी पे जाते हैं। यू कैन क्लियरली एक्सप्लेन कि हर एक पैनल की डिटेलिंग करेंगे, उस पैनल मीन्स उस सीन, पैनल का मतलब यहाँ सीन, तो हर एक पैनल में कैरेक्टर क्या करेगा, उसका डायलॉग क्या रहेगा, ड्रेसिंग सेंस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बता देंगे कि ताकि आप इस अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वाई यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन सी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में Altaf is creating a simple game based on a design and he wants to change the design to improve how the player interacts with the game. अल्ताफ एक गेम डिज़ाइन कर रहा है, जो लेडी उसके पास उसकी डिज़ाइन आइडिया है और वो अपनी डिज़ाइन में कुछ चेंज करके इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, और वो इम्प्रूवमेंट जो प्लेयर गेम से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन और ज़्यादा रिच करना चाह रहा है, मीन्स जो प्लेयर है गेम में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, मतलब वो इंगेज हो जाए तरीके से। तो आगे इन्होंने क्या इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द मोस्ट। देखिए ये दोबारा कीवर्ड आया, तो जब भी क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा ना, आपको 4 ऑप्शन में से कोई बेस्ट ऑप्शन कंपेयर करके डिसाइड करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। स्टेट द रिलेवेंस। कई बार बोलता है कि टू मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आप 2 पे जाएंगे, केवल द मोस्ट बोलेगा तो आपको केवल एक ही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। टू ऐड मोर फीचर्स दैट कुड मेक द गेम लॉन्गर। कुछ नए फीचर ऐड कर दूं ताकि गेम और लंबा हो जाए। लंबा गेम बनाना इज नॉट इंगेजिंग, और इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है कि गेम काफ़ी आपने लेंथी कर दिया, लंबा कर दिया। टू रिड्यूस द टाइम स्पेंड डेवलपिंग द गेम। ये डेवलपमेंट पार्ट से है, इसमें प्लेयर का कोई इंगेजमेंट दिख नहीं रहा है। रिड्यूस द टाइम स्पेंड डेवलपिंग द गेम
गेम डेवलप करने के लिए हम टाइम कम कर रहे हैं तो उसको, तो ये भी उसका पार्ट नहीं है। सी, टू मेक द गेम मोर इंगेजिंग एंड एंजॉयबल फॉर द प्लेयर बाय इम्प्रूविंग इंटरेक्शन, जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज द राइट ऑप्शन। अभी हम फोर्थ भी देख लेंगे। सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो अभी तक हमने तीनों देखे ऑप्शन, उसमें सी अभी तक मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि इसमें मोर इंगेजिंग बनाना है। कैसे कर रहे हैं? इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इंटरेक्शन मतलब होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बैकग्राउंड अच्छा कर रहे हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, जो बटन्स वगैरह हैं या जो उसकी स्प्राइट्स वगैरह हैं उसको आप थोड़ा सा और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मीन्स यूजर का एक्सपीरियंस यहाँ पे और बढ़ेगा, तो और वो ज़्यादा इंगेज होगा गेम में प्लेयर, और उसको ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो ये अभी तक का सबसे रिलेवेंट है। डी को देखते हैं। टू मेक इट ईजियर टू प्रोग्राम फॉर डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम इजी करना, तो यहाँ भी यूजर एक्सपीरियंस को फोकस नहीं किया गया। मीन्स प्लेयर का एंगेजमेंट है या प्लेयर गेम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसकी बात नहीं करी गई, तो ये भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सी। तो सी आप चूज करके और फिर आप एक प्रॉपर रीजन देंगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने प्लेयर को और ज़्यादा इंगेज कैसे रख पाऊँ। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक सिनेरियो दिया है। रितिका हैज़ डेवलप्ड जेम स्पॉटर। तो जेम का मतलब है प्रीसियस स्टोन, जैसे डायमंड हो गया। तो इस तरह का कोई जेम हमें स्पॉट करना है। जेम स्पॉटर गेम स्क्रैच प्लेटफॉर्म पे बना रखा है, और अब वो अपना वर्क इवेलुएट करना चाह रही है और ये चेक करना चाह रही है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए अगेन ये वर्ड दिखा हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सी शुड यूज टू टेस्ट द गेम। गेम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, उसको टेस्ट करना है इसे। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसके लिए? कुछ इस तरह से जेम स्पॉट का गेम दिख सकता है। मल्टीपल यहाँ पे जेम्स के ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको स्पॉट करना होगा जेम एक्चुअल किस में है। इसमें से आपको बताना है कि जेम स्पॉटर गेम या किसी भी गेम को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। वी हैव टू एवेलुएट वेदर गेम इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रीड ऑनलाइन रिव्यूज ऑफ अ सिमिलर गेम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल। इसी तरह से मिलते जुलते गेम के रिव्यूज पढ़ना, जिससे ये समझ में आए कि उनको सक्सेसफुल क्या चीज़ बनाती है। दूसरी चीज़ है, आस्क हर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू वॉच हर प्ले द गेम एंड गिव फीडबैक। फैमिली मेंबर्स अपने फ्रेंड को बोले कि गेम खेलो और उसका फीडबैक प्रोवाइड करो। प्ले द गेम हर सेल्फ, खुद गेम खेले मल्टीपल टाइम्स और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड करे। फोर्थ ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ यूजर्स को वो असाइन करे कि ये गेम प्ले करो और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फीडबैक दे। तो इसमें से बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। कुछ ऑप्शन ठीक ठीक लग रहे हैं, जैसे हमने दूसरे गेम के रिव्यू देखे, क्योंकि गेम आपका अपना है तो दूसरे गेम के रिव्यू देखना बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। मोस्ट तो हो नहीं सकता ये कि दूसरे गेम्स का हम रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि गेम एक ये ऑप्शन हो सकता है कि हमने फ्रेंड और रिलेटिव को बोला कि गेम को प्ले करो, कोई इशू हो रहा तो बताओ। तो ये भी थोड़ा बहुत एक सही अप्रोच हो सकता है। खुद ही गेम खेलना है और प्रॉब्लम को फाइंड करना है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपका अपना कोई टास्क है, उसमें कई बार आपको गलतियां नहीं आइडेंटिफाई हो पाती हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं जिनको हमने उसी पर्पज के लिए, मीन्स पूरा फोकस क्या करना है, गेम खेलने पे है और उनसे फीडबैक लेना और उनके एक्सपीरियंस को नोट करना। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ताकि उसको अपने गेम में एक्चुअल में क्या क्या दिक्कतें आ रही तो वो ग्रुप ऑफ यूजर्स उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स एक पहले सिनेरियो गिवन होगा और उस सिनेरियो पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस लाइन से कनेक्टेड होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखें क्वेश्चन 9 और 10 का कॉन्टेक्स्ट एक ही है। Priya is making a game in Scratch where a character called
कैंगारू हॉप अराउंड एंड कलेक्ट्स एप्पल्स। ऐसा उसने गेम बना रखा है, कैंगारू हॉप कर रहा है और चारों तरफ, और वो एप्पल को कलेक्ट कर रहा है। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैरेक्टर कैंगारू शुड हॉप राइट लेफ्ट अप डाउन व्हेन द राइट लेफ्ट अप डाउन एरो कीज आर प्रेस्ड रिस्पेक्टिवली। मीन्स राइट एरो की प्रेस करते हैं तो राइट मूव करेगा, लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट मूव करेगा, अप एरो की प्रेस करेंगे तो अप जाएगा और डाउन करेंगे तो डाउन। ऐसा अब उसका बिहेवियर होना चाहिए। यूजिंग द टेक्स्ट एसोसिएटेड विथ द स्क्रैच ब्लॉक बिलो। कुछ इन्होंने ब्लॉक्स दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको एक स्क्रिप्ट फॉर्म करनी है जो ये बताएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि कैंगारू को लेफ्ट हॉप कैसे कराएं और डाउन हॉप कैसे कराएं। मीन्स हाउ टू मेक कैंगारू हॉप लेफ्ट एंड डाउन यूजिंग एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। हॉप लेफ्ट कब कराना है, जब लेफ्ट की प्रेस हो, और हॉप डाउन कब कराना है, जब डाउन की प्रेस हो। तो ऐसा हमें कोड यहाँ पे स्क्रिप्ट बनानी है जिससे जो स्प्राइट कंगारू है वो लेफ्ट एरो की प्रेस करने पे लेफ्ट हॉप करेगा और डाउन एरो की प्रेस करने पे डाउन हॉप करेगा। तो ये कुछ उन्होंने ब्लॉक्स दे रखे हैं, स्क्रैच ब्लॉक्स, उसको देखते हैं। दे रखा है चेंज x बाई -10, चेंज x बाई 10, चेंज y बाई -10, चेंज y बाय +10। जो एक्स वाई है एक्चुअल में कोऑर्डिनेट, इसको जैसे आप कोऑर्डिनेट समझते हो, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्स, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो हॉप कर रहा है, तो ये डायरेक्शन जो होती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये प्लस, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस। फॉरवर्ड मूव कराना होगा तो प्लस करेंगे, बैकवर्ड के लिए माइनस। उसी तरह ये वाई कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये अप के लिए होगा, और उसी तरह अगर हमें डाउन जाना है डाउन के लिए होगा। मीन्स यहाँ प्लस करेंगे तो अप जाएगा और माइनस करेंगे तो डाउन जाएगा। तो कुछ ऐसे ही ये यूज होता है इनका कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और ये अप डाउन लेफ्ट और राइट होते हैं। बाकी ये सारे इवेंट हैं, ये सारी चीजें आपको मोशन में आ जाएंगी, मोशन ऑप्शन में, और ये आपको मिलेगा इवेंट में। अभी मैं स्क्रैच पे इसको दिखाता हूँ। इन्हीं में से कोई स्क्रिप्ट यूज करके हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी है जिसमें लेफ्ट एरो की प्रेस करने पे लेफ्ट हॉप हो रहा है और डाउन एरो की प्रेस करने पे डाउन हॉप हो रहा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी स्प्राइट ले लेता हूँ। हमने एक स्प्राइट ले लिया है। सबसे पहले मोशन पे गए। मोशन में अभी जो आपने स्क्रिप्ट देखी थी चेंज x बाई, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट मूव कराना है। तो लेफ्ट का मतलब हो गया हमें वो x की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। x जो कोऑर्डिनेट था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यहाँ हम इसमें कर देंगे -10, और हमें डाउन भी जाना है। तो डाउन के लिए हमें y वाला ब्लॉक हेल्प करेगा, चेंज y। तो दो ब्लॉक यूज करेंगे। एक x में -10 क्यों कर रहे हैं, -10 का मतलब है ये लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा, x कोऑर्डिनेट पे ये लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा, और +10 देंगे राइट साइड की ओर मूव करेगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू पास की है तो ये अपवर्ड अप साइड मूव करेगा, अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू पास किया तो डाउन साइड मूव। तो ये तो हमने मोशन ब्लॉक्स से x और y कोऑर्डिनेट के ब्लॉक्स ले लिए, और अब हम चलेंगे इस पे इवेंट वाले पे। इवेंट में उन्होंने बोला है कि कीज प्रेस होनी चाहिए, तो की प्रेस वाला इवेंट ये दिख रहा है, व्हेन की प्रेस। इसको लेके आएंगे यहाँ पे, व्हेन कौन सी की, तो उन्होंने बोला है कि लेफ्ट ए होना चाहिए, लेफ्ट एरो की प्रेस होने पे लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे लेफ्ट एरो की। तो ये लेफ्ट एरो की प्रेस होगी तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। आप इसको चला के देख भी सकते हैं। हम अभी मैं यहाँ पे कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए लेफ्ट में जा रहा है। अब सेकेंड ब्लॉक को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें एक इवेंट ब्लॉक चाहिए। इवेंट ब्लॉक को यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर लेंगे, और हमें इसमें डाउन जाना है तो डाउन के लिए हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए होगी। यानी ये कोई फिक्स नहीं है, आप वैल्यूज बढ़ा सकते हैं तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वर्किंग वही है। तो यहाँ पे हमें कौन सा की प्रेस करना है, डाउन एरो। तो डाउन एरो पे y कोऑर्डिनेट वाले ब्लॉक की हेल्प से ये -10 मतलब नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ डाउन एरो की, देखिए नीचे मूव कर रहा है। मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ये लेफ्ट मूव कर रहा है। ये समझाने के लिए मैंने एक स्प्राइट ले रखा है, और यही आंसर आपको वहाँ पे लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन लेफ्ट एरो की प्रेस चेंज x बाई -10, और दूसरा ब्लॉक बन जाएगा व्हेन डाउन एरो की प्रेस चेंज y
5/-10। तो यही था जो अब मैंने अभी आपको समझाया। में से ब्लॉक्स यूज करके इसका आंसर राइट करना था। तो आई होप आंसर इसका क्लियर है कैसे इसको डिजाइन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 16 to 20 वो लिंक्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राधिका इज डेवलपिंग अ 1 player ग्रिड पजल गेम। ग्रिड पजल गेम में कैसे काम होता है? ग्रिड पजल गेम में से ग्रिड बनी होगी। ग्रिड मतलब यहाँ पे रोज और कॉलम के फॉर्म में मल्टीपल यहाँ पे बॉक्सेस आपको दिखते हैं, जिसको आप स्क्वायर बोल रहे हो। यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस हैं। करना क्या है, वेयर प्लेयर मस्ट चूज लेटर्स और नंबर्स टू फिल एम्प्टी स्क्वायर्स इन द ग्रिड। ग्रिड में जो एम्प्टी स्क्वायर्स हैं उसको प्लेयर लेटर्स या नंबर से फिल करना चाह रहे हैं, जैसे सुडोको वगैरह में होता है। एंड मीट अ स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक पर्पज है उसको फिल करने का। ये गेम का आइडिया है जो राधिका बना रही है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे। वन सच ग्रिड पजल गेम इज कॉल्ड शेप मैच गेम। इन शेप मैच गेम a 7x7 grid is to be filled with 7 different shapes such that no shape is रिपीटेड इन एनी रो और कॉलम। इसमें यहाँ पे इन्होंने शेप मैच में क्या बात करी है कि एक 7x7 का, जैसे अभी किस साइज का ग्रिड है, अगर इसको हम ग्रिड को थोड़ा सा बढ़ाएं तो नाउ दिस इज 4x4 साइज ग्रिड। तो उसी तरह एक शेप मैच गेम है जिसमें ग्रिड की साइज है 7x7 और उसमें 7 डिफरेंट शेप फिल करने हैं। इस तरीके से फिल होना है पूरा का पूरा ग्रिड। कोई भी शेप किसी भी रो या कॉलम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। कुछ सेल्स मीन्स ये जो सेल हैं, कुछ सेल्स उसमें ऑलरेडी शेप फिल किया गया है, बाकी सारे सेल को प्लेयर को फिल करना है। ये ग्रिड पजल का ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, डिस्क्राइब 2 थिंग्स द प्लेयर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ शेप टू फिल इन अ सेल। अब जो प्लेयर इसको खेलेगा तो उसके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए जब भी कोई वो शेप फिल करता है, ये बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है। 2 चीजें बतानी है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो सेल को फिल करेगा विथ अ पर्टिकुलर शेप। सेकेंड, व्हाट आर द हेल्पिंग एलिमेंट इन दिस गेम। इस गेम में हेल्पिंग एलिमेंट्स क्या हैं वो बताने हैं। डिस्क्राइब हाउ दीज कैन बी कंट्रोल्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ अ शेप मैच गेम। हेल्पिंग एलिमेंट्स बताने हैं और फिर बताना है कि ये जो हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं उनको गेम की डिफिकल्टी को बढ़ाने या घटाने के लिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस हेल्पिंग एलिमेंट को हम कैसे कंट्रोल करें, बढ़ा दें, घटा दें, ताकि जो गेम की डिफिकल्टीज हैं वो कम या ज़्यादा हो पाए। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है हेल्पिंग एलिमेंट्स क्या हैं। तो कुछ ऐसा ये ग्रिड पजल गेम हो सकता है। यहाँ भी आप देख रहे हो एक 3x3 के स्क्वायर हैं दे रखे हैं यहाँ पे, और इसमें आपको मल्टीपल शेप्स दे रखे हैं, उन्हीं में से शेप रखने हैं। और रूल फॉलो क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम में कोई भी शेप रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वैसा ही गेम वहाँ पे समझाया गया है। 7x7 का ग्रिड है और 7 शेप्स ही हैं। तो शेप हमें ऐसे लगाने ताकि किसी भी रो में सेम शेप रिपीट ना हो और किसी भी कॉलम में सेम शेप रिपीट ना हो। तो गेम का आपको आइडिया लग गया होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बोली है, डिस्क्राइब करो 2 चीजें जो प्लेयर को ध्यान रखनी है जब भी वो शेप को फिल करने जा रहा है सेल के अंदर। तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जो प्लेयर को ध्यान रखनी। तो चूंकि रूल फॉलो करना है कि कोई भी शेप रो और कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा है, तो प्लेयर को 2 चीजें क्या ध्यान रखनी, आप खुद सोच सकते हो इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि शेप जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है रो या कॉलम में। आप ये दोनों चीजें बता देंगे कि कोई रो में रिपीट तो नहीं हो रहा है और कॉलम में रिपीट तो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज हो सकती है हेल्पिंग एलिमेंट्स क्या है। तो हेल्पिंग एलिमेंट्स मीन्स जो ऑलरेडी अगर सेल में कोई शेप है, सेल में अगर कोई शेप ऑलरेडी फिल्ड है, वही तो आपका हेल्पिंग एलिमेंट है। तो पूछ रहा है यहाँ पे हेल्पिंग एलिमेंट्स क्या है। हेल्पिंग एलिमेंट्स जो ऑलरेडी फिल्ड, यहाँ बात हो रही है कि ग्रिड के कुछ सेल ऑलरेडी फिल्ड हैं, जो ऑलरेडी फिल्ड सेल हैं वही आपके क्या हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं, जिससे पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो कम हो जाएंगी और जो बचे हुए शेप्स हैं उनको आप ट्राई करके गेम को कंप्लीट करोगे। अब पूछ रहा है कि कैसे
इनको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हम गेम की डिफिकल्टी को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाए। हेल्पिंग एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तो गेम की डिफिकल्टी इजी हो जाएगी, गेम इजी हो जाएगा, और हेल्पिंग एलिमेंट्स अगर आप कम करोगे तो गेम और ज्यादा प्लेयर के लिए मुश्किल होगा। तो ये इसी को आप तरह से एक्सप्लेन कर देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है। आपने यहाँ देखा है 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आपको स्टार्टिंग पहले अच्छे से समझना है ताकि अटेम्प्ट गड़बड़ ना हो। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि राधिका ने डिसाइड किया है कि एक ग्रिड पजल गेम डिजाइन करेगी जो सिमिलर होगा शेप मैच जैसा ही होगा, वहां भी शेप मैच कराने होंगे, लेकिन ग्रिड की साइज 5x5 होगी और कुछ नया ट्विस्ट मिस थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लेयर्स मस्ट फिल एवरी एम्प्टी सेल ऑफ द ग्रिड विद द 5 डिफरेंट शेप कौन से लेने हैं? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन, इंश्योरिंग दैट नो शेप रिपीट्स इन एनी रो और कॉलम, जैसा हमने अभी समझा। अब डिफिकल्टी को इंक्रीज करने के लिए वो दो ऑप्शन कंसीडर कर रही। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ये हैं दो ऑप्शन, शेप अलोंग द डायगोनल। डायगोनल किसको बोलेंगे? अगर कोई ये 3x3 का ग्रिड है, ये है डायगोनल, ये वाला सेल और ये सेल डायगोनल, ये मेन डायगोनल हो गया। और सेकेंड डायगोनल कौन सा बनेगा? तो दो डायगोनल है, ये जिसको डायगोनल बोल रहा हूँ। प्लेयर मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट नो शेप रिपीट्स इन एनी डायगोनल। अब रो कॉलम में तो रिपीट होना नहीं चाहिए था। अब डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए राधिका ने क्या बोला कि हम कुछ और ऑप्शन लेके चल रहे हैं ताकि प्लेयर के लिए डिफिकल्टी और बढ़ाएं। तो वो बोल रहे हैं कि अब डायगोनल में भी कोई शेप रिपीट नहीं होनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, एडजेसेंट शेप्स। एडजेसेंट का मतलब है जो सेल एक दूसरे के आस पास हैं, उनकी बात हो रही है। ट्रायंगल एंड स्क्वायर शेप्स should be always be next to each other in any row or column। मीन्स ट्रायंगल और जो स्क्वायर शेप है वो हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट हो, मीन्स आस पास हो। मीन्स अगर यहाँ ट्रायंगल है तो बगल में स्क्वायर होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए किसी भी रो या कॉलम। तो अब ये दो ऑप्शन वो सोच रही है कि डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, तो राधिका को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए ताकि गेम में डिफिकल्टी और बढ़ जाए? एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना है कि राधिका पहला ऑप्शन चूज करे कि दूसरा ऑप्शन। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसका आंसर समझते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन गेम में डाल देते हैं, मीन्स प्लेयर्स को अब ये भी सेटिस्फाई करना है कि डायगोनल में सेम शेप नहीं होना चाहिए, तो अब प्लेयर को रो भी देखना है और कॉलम भी देखना है और साथ में डायगोनल भी देखने हैं। तो डिफिकल्टी ऑब्वियस है कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे गेम और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, प्लेयर्स का माइंड और ज़्यादा यूज हो। तो मेरे हिसाब से अभी जो पहला ऑप्शन है ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन भी कुछ हद तक डिफिकल्टी देगा, थिंकिंग वहां भी लगेगी। दूसरा एस्पेक्ट कवर हो रहा है कि हमें ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ अगर रख रहे हैं तो एक साथ ही होने चाहिए। ट्रायंगल जब भी रखेंगे स्क्वायर साथ में आएगा। तो यहाँ पे कई बार ये आपको थोड़ा सा इजी भी रहेगा जब हम यूनिक शेप को सेल में रखेंगे। तो यहाँ कई बार ये हो सकता है कि पजल को सॉल्व करने में थोड़ा सा हमारी और हेल्प भी कर दे। तो डिफिकल्टी के हिसाब से देखेंगे तो पहला ज़्यादा थोड़ा सा मोर डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑप्शन। जैसे 4 ऑप्शन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चे ने अटेम्प्ट किया है ए, कुछ बच्चों ने सी कर दिया। तो कई बार स्कोरिंग गाइड में ये हमें बताया जाता है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है बच्चे ने अगर ए कर रखा है तो उसके 4 मार्क्स लगेंगे। अगर थोड़ा सा कम अप्रोप्रिएट है, सी ऑप्शन बच्चे ने अगर चूज कर रखा है तो 3 मार्क्स लगेंगे। बी और डी जो कि अप्रोप्रिएट किसी भी एंगल से नहीं है, तो अगर वो बच्चे ने चूज कर रखा है तो 0 मार्क्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से आपको जो भी ऑप्शन लगेगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अपना एक प्रॉपर रीजन यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई, तो अगर बहुत ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पाए एग्जाम में, तो कोई आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं, मेरे हिसाब से ये सही है, तो कई बार चांसेस रहते हैं कि
उनके जो कम अप्रोप्रिएट हैं उनके भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर आपने उसको अच्छे से जस्टिफाई कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 भी उसी से लिंक्ड है, पजल ग्रिड पजल गेम से लिंक्ड है, तो उसको देखते हैं। राधिका इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द गेम कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए में गेम कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया उसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब वो डायगोनल में रिपीटिशन भी अलाउ नहीं कर रही है, गेम में डिफिकल्टी बढ़ा रही है। क्रैश प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जा रहा है। प्लेयर नीड्स टू इंश्योर दैट ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज फिल्ड विथ 5 शेप्स। 5x5 का ग्रिड ले रखा है विदाउट रिपीटिशन। हाउ शुड सी राइट द कोड और यूज ब्लॉक्स इन स्क्रैच टू चेक दैट नो शेप इज रिपीटेड इन अ कॉलम आफ्टर अ प्लेयर सेलेक्ट्स अ शेप। किसी पर्टिकुलर कॉलम में प्लेयर शेप को सेलेक्ट कैसे करेगा ताकि वो इंश्योर कर पाए कि ये शेप ऑलरेडी रिपीटेड नहीं है। इसका लॉजिक पूछ रहे हैं कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा। यूजिंग स्क्रैच किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई शेप रिपीट हुआ है कि नहीं। जब भी प्लेयर कोई शेप सेलेक्ट करता है तो वो बड़े आराम से चेक कर पाए, ये इंश्योर कर पाए कि कोई शेप इसमें जो उसने सेलेक्ट कर दिया है अभी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू फॉलो एंड डिस्क्राइब हाउ दे वुड इंश्योर दैट द कोड वर्क करेक्टली फॉर ईच कॉलम। स्टेप्स हमें डिस्क्राइब भी करने हैं और जो इंश्योर करे कि कोड सही चल रहा है फॉर ईच कॉलम, हर एक कॉलम। तो काम तो इसमें काफी सारा है, रो के लिए भी इंश्योर करना है, कॉलम के लिए भी इंश्योर करना है, डायगोनल के लिए भी इंश्योर करना है, लेकिन उन्होंने केवल अभी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो राधिका की थिंकिंग है और या लॉजिक जो बनाने जाएगी ताकि गेम का रूल फॉलो हो पाए, तो उस कॉलम के लिए उसके पास क्या आइडिया है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगी। स्क्रैच में एक लिस्ट ऑप्शन होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद ये आपकी लिस्ट है, और जब भी सपोज मैं पहली बार पहले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में मैं फिल करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैंने पहली बार एक शेप ले लिया, ट्रायंगल फिल हो गया। उसके बाद से जब मैं स्क्वायर फिल कर रहा हूँ तो अब मैं कंपेयर करूंगा इसको। मीन्स सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई शेप रिपीट तो नहीं हुआ है वो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल लिस्ट मेंटेन कर दिया। अब जैसे ही मैं स्क्वायर रखने जाऊंगा तो यहाँ चेक कर लेंगे कि अभी लिस्ट में स्क्वायर है कि नहीं। तो अभी ऑलरेडी क्या है, ट्रायंगल, तो बड़े आराम से हम ग्रिड में स्क्वायर रख सकते हैं। अगला शेप हमने रखा जब ट्रायंगल दोबारा ये चेक हो रहा है, लिस्ट से चेक हो जा रहा है कि ट्रायंगल ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो ट्रायंगल वो नहीं रख पाएंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे दोबारा जब स्क्वायर रखना चाहेंगे तो स्क्वायर ऑलरेडी सेलेक्टेड दिखाएगा लिस्ट से। वी कैन चेक फ्रॉम द लिस्ट कि ऑलरेडी ये शेप ग्रिड में रखा जा चुका है कि नहीं। तो हर एक कॉलम के लिए एक लिस्ट मेंटेन की जाएगी। हर एक कॉलम के लिए उन्होंने पूछा कि क्या लॉजिक राधिका को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ताकि वो इंश्योर कर पाए कि कोई शेप, पहली लिस्ट है सपोज ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 और हमने एक और ग्रिड साइज ले ली 5। तो 5x5 का एक ग्रिड हो गया और अभी हम पहले कॉलम के लिए शेप फिल कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई शेप पहले कॉलम में फिल किया जाएगा उसकी एंट्री लिस्ट में हो जाएगी। अब जब मैं कोई शेप यहाँ फिल करने जाऊंगा, नया शेप कोई फिल करने जाऊंगा, तो सपोज मैं फिल कर रहा हूँ सर्कल। तो सर्कल जब फिल होगा तो सबसे पहले लिस्ट से वो चेक किया जाएगा कि क्या सर्कल ऑलरेडी सेलेक्टेड है कि नहीं। मीन्स लिस्ट क्या मेंटेन करेगा कि कौन कौन से शेप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके। ठीक है, अब जैसे मैं अब थर्ड टाइम मुझे यहाँ शेप फिल करना है और थर्ड टाइम मैंने स्क्वायर ले लिया और जो जो शेप सेलेक्टेड होते जाएंगे उसकी एंट्री यहाँ होती जाए। तो जब थर्ड टाइम मैं यहाँ पे शेप फिल करने जा रहा हूँ स्क्वायर, ऑलरेडी मैं यहाँ से लिस्ट से चेक हो जाएगा कि इस वाले कॉलम की लिस्ट जो बना रखी है हमने उसमें ट्रायंगल हो चुका है, सर्कल हो चुका है, स्क्वायर अभी नहीं हुआ है, तो बड़े आराम से उसको अलाउ कर देगा, यहाँ पे वो फिल हो जाएगा। अब सपोज मैं फोर्थ में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोबारा शेप सेलेक्ट कर दिया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक बन रहा है इफ का, इसको बोलते हैं कंडीशन चेक करने का लॉजिक। तो पहले तो एक लिस्ट यूज की जाएगी और दूसरा यूज क्या करना पड़ेगा, इफ के ब्लॉक यूज करने पड़ेंगे जो कि हर बार ये चेक करेगा, मैच करेगा चेक करने के बाद कि पर्टिकुलर शेप जो भी ग्रिड में
फिल किया जा रहा है वो लिस्ट में है कि नहीं। तो हमने क्या समझा कि लिस्ट यूज करेंगे, इफ ब्लॉक यूज कर लेंगे। अगर लिस्ट में वो शेप ऑलरेडी है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, अगर लिस्ट में नहीं है तो शेप फिल अलाउ करेगा। ये तो, और इसी को हम क्या करेंगे, फिर एक रिपीट ब्लॉक भी लगा देंगे। रिपीट से क्या होगा, ये लिस्ट जो है पहले कॉलम के लिए, तो हमें कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, 1 से 5। तो इसी रिपीट लॉजिक को क्या करेंगे, रिपीट लॉजिक 5 टाइम्स चल जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से। तो कितनी चीजें हमें चाहिए, एक लिस्ट, फिर इफ और रिपीट ब्लॉक। और इसी लॉजिक को सेकेंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। तो स्क्रैच में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल में ही आपको यहाँ मिलता है मेक लिस्ट। लिस्ट का नाम हमने रख दिया। कॉलम 1 के लिए हम लिस्ट बनाएंगे तो कॉलम 1। तो जैसे कॉलम 1 बनाएंगे यहाँ से आप अपनी, अभी एम्प्टी है तो इसको हमने बढ़ा दिया, कॉलम बन गए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बन जाता है इसका, कॉलम ये रेडी हो जाएगा। बाकी आप लॉजिक में और जो कंट्रोल है, कंट्रोल में आपको यहाँ से रिपीट वाले ब्लॉक मिल जाएंगे, रिपीट यूज कर लिया, और फिर कंडीशन वाले वो ब्लॉक। तो इस हिसाब से हम ग्रिड का एक पर्टिकुलर कॉलम फिल करने का लॉजिक, यही उन्होंने उसमें पूछा है, तो उसी को आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका इज इम्प्लीमेंटिंग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब डायगोनल का रूल वो इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि डिफिकल्टी और बढ़ जाए, और कुछ स्मॉल चेंजेस कर रही है जिससे, ताकि इट्स स्लाइटली इजियर फॉर प्लेयर्स विदाउट लूजिंग द इसेंस ऑफ गेम कंसेप्ट। मीन्स डायगोनल का रूल तो इम्प्लीमेंट कर ही रही है, लेकिन थोड़ा सा वो और स्मॉल चेंज कर रही है कि थोड़ा सा और इजी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो अगेन वही कीवर्ड आया, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मीन्स इसमें से आपको कोई एक बेस्ट ऑप्शन लेना है, थोड़ा सा हमें इजियर करना है, तो उसके लिए क्या चेंजेस उसको करने चाहिए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस in comparison to other choices. Allow shapes to repeat in rows, reducing the difficulty. rows में shape का repetition allowed कर देना चाहिए ताकि difficulty reduce हो जाए। क्या ये सही है? दूसरा, to increase the size of the grid from 5 cross 5 to 6 cross 6 and using 6 shapes, गिविंग प्लेयर्स मोर रूम एंड चॉइसेस। ग्रिड की साइज बढ़ाएंगे तो डिफिकल्टी और बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सी देखते हैं, टू प्रीफिल 4 डिफरेंट शेप्स इन 4 कॉर्नर सेल्स। जो कॉर्नर के सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी 4 शेप को प्रीफिल कर देना चाहिए। टू रिमूव द रूल रिक्वायरिंग द डिफरेंट शेप्स इन डायगोनल, रिड्यूसिंग द डिफिकल्टी। डायगोनल का रूल ही हटा देना चाहिए, तो ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें डायगोनल का रूल तो रखना ही रखना है, उस रूल को हटाना। दो ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब ए और सी को देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे जब सी ऑप्शन को देखते हैं, टू प्रीफिल 4 डिफरेंट शेप्स इन द 4 कॉर्नर शेप। तो अगर ऑलरेडी कॉर्नर पे शेप फिल रहेंगे तो थोड़ा सा तो गेस करना आसान हो जाएगा प्लेयर के लिए कि कौन से शेप एडजेसेंट में, रोज कॉलम में या डायगोनल में होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो सी ऑप्शन है वो इजीनेस जो है वो थोड़ा सा ला रहा है गेम में। फर्स्ट ऑप्शन देखें, to allow shapes to repeat in rows, reducing the difficulty। रोज में शेप का रिपीटिशन अलाउ कर दें तो फिर ये गेम का रूल फिर ब्रेक करना हो जाएगा, बिकॉज हम रोज में तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ना कॉलम में अलाउ कर रहे हैं रिपीटिशन और ना डायगोनल में कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं है। ये जो सी ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग डिफिकल्टी लेवल टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ये आप अपने रीजन में इसको लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमिक स्ट्रिप पे मिलेंगे, तो इसको देखते हैं। सेक्शन 5 में एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉमिक स्ट्रिप। एनालाइज द बिलो कॉमिक स्ट्रिप एंड डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड, द प्लेसेस शोन, द स्टोरी लाइन और प्लॉट एंड द मेन मैसेज। ऑलरेडी कॉमिक स्ट्रिप गिवन है तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द मेन कैरेक्टर एंड स्टोरी लाइन क्या है और मेन मैसेज क्या मिल रहा है। हीथ क्लिफ एक फेमस अमेरिकन कार्टून कैरेक्टर है। इसमें ये जो कैट है ना, कैट आपको दिख रही है सबसे लास्ट में, उसकी एंट्री हुई है, यही है हीथ क्लिफ। पहले तो इसको गो थ्रू करते हैं। संडे विथ हीथ क्लिफ। माइस हैं बहुत सारे, यहाँ चूहे अंदर अपने बिल में है, तो वो दोनों गॉसिप कर रहे हैं दोनों चूहे कि ही इज स्टिल आउट देयर, वो अभी भी बाहर है। तो यहाँ पे एक कैट इन्होंने दिखाया है जो ये चूहों के बिल के बाहर यहाँ पे
दिखाया गया इसमें कॉमिक स्ट्रिप में। जो हाउस मास्टर हैं और उनका बेटा है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इज बीन आफ्टर दोज माइस ऑल वीक, वो कई दिन से आके बार बार चेक कर रहे होंगे। तो ये जो कैट है पिछले एक वीक से यहीं दिख रहा है, मीन्स जो माउस का होल है वहीं ये डटा हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इट, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पूरे हफ्ते उन सारे माइस चूहों के पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो बोल रहे हैं मे बी दिस इज द न्यू हीथक्लिफ, हो सकता है कि ये नया हीथक्लिफ हो। फिर पहले जो हीथक्लिफ का इंप्रेशन था हाउस मास्टर के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा लेजी हो चुका था, कोई भी काम जो है वो लेजीनेस के साथ करता। दैट्स वाई इज एक्सक्लेमिंग दैट आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पिछले एक हफ्ते से यहीं डटा हुआ है। तो फिर ये गेस कर रहे हैं ये कोई नया हीथक्लिफ तो नहीं आ गया, मे बी दिस इज द न्यू हीथक्लिफ। और ऐसा लगता है कि जो पुराना लेजी हीथक्लिफ था वो चला गया है। अच्छा है, जैसे ये चीजें चल रही हैं तब तक रियल हीथक्लिफ की एंट्री होती है और फिर ये जो छोटा सा हीथक्लिफ जो बैठा हुआ था, जो चूहों को डरा रहा था पिछले एक हफ्ते से, वो बड़ा वाला हीथक्लिफ आके उसकी हवा निकाल देता है, पिश। एक्चुअल में एक डमी टॉय था जो हीथक्लिफ जैसे ही था और वो चूहों के बिल पे रखा हुआ था पिछले एक हफ्ते से और उसके डर से चूहे बाहर नहीं निकल रहे थे। यहाँ पे आपने ह्यूमर देखा और यहीं पे आपको यहाँ पे इसका क्लाइमेक्स भी समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में। तो फिर उनका बेटा कह रहा नो ही वॉज जस्ट ऑन वेकेशन, नहीं वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गया हुआ था। हीथक्लिफ अपनी ड्यूटी के लिए लेजी तो है लेकिन उसके पास एक स्मार्ट वे है किसी भी काम को करने का, ये यहाँ पे दिखाया गया। अब क्वेश्चंस देख, इसी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेन कैरेक्टर क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, प्लॉट क्या है, मैसेज मेन यहाँ पे। तो जो भी लेजी लोग होते हैं वो अपना काम एक स्मार्ट तरीके से करने का रास्ता खोजते हैं। मेन जो कैरेक्टर्स में कौन कौन से हैं, मेन कैरेक्टर्स में हीथक्लिफ हैं, बाकी हाउस के ओनर हैं, हाउस मास्टर, उनका बेटा और माइस, ये 3-4 इसके कॉमिक स्ट्रिप के मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन प्लेस क्या है, आउटसाइड एरिया है माउस होल के, आउटसाइड एरिया ऑफ द माउस होल, ये बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। राशिद डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू अवॉइड वेस्टिंग फूड। His research indicated that people are most receptive when the message is communicated in a humorous manner and that visuals in a comic strip matter much more than long text. राशिद ने एक कॉमिक स्ट्रिप बनाने की सोची है जिससे वो मैसेज देना चाहता है कि फूड को वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। उसको लगता है कि एक ह्यूमरस मैनर में और विजुअल्स के फॉर्म में अगर मैं मैसेज दूंगा तो वो एक लॉन्ग टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होगा। उसमें बताना क्या है, 22 तो उन्होंने स्किप कर रखा है। 23rd में बताना है डिस्क्राइब 3 different ideas to show wastage of food in the comic strip। मीन्स 3 आइडियाज बताने हैं कि आप कॉमिक स्ट्रिप में फूड वेस्टेज को कैसे दिखाओगे कि फूड वेस्ट हो रहा है, ये बताना है आपको। शो द वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड कैसे दिखा सकते हो कॉमिक स्ट्रिप में, इसके कई सारे आपके व्यूज हैं। डस्टबिन का कुछ दिखा सकते हो आप, कोई फेस्टिव इवेंट चल रहा है वहाँ वेस्टेज हो रहा है वहाँ दिखा दिया, फ्रूट्स वेजिटेबल या और भी जो चीज़ों का वेस्टेज होता है डेली बेसिस वो आप दिखा सकते हो। तो ये कई सारे आइडियाज़ हैं, उनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर आप पिक्चर के फॉर्म में दिखा लो कि कैसे वेस्टेज हो रहा है और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया 1 लाइन में। ये सारे ऑप्शन है, आप इन आइडियाज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते। इस तरह के परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं। तो राशिद क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप एंड हैड 20 पीपल रिव्यू इट। कॉमिक स्ट्रिप उसने वेस्टेज ऑफ फूड पे टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड पे उसने रेडी कर लिया। 20 पीपल ने इसको रिव्यू किया है और उन्होंने फीडबैक दिया है। 90% ऑफ पीपल फाउंड द विजुअल्स इंगेजिंग। 90% बोल रहे हैं कि जो विजुअल्स हैं काफी इंगेजिंग है, देखने का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। 70% सेड द मैसेज अबाउट अवॉइडिंग फूड वेस्टेज वाज नॉट क्लियर। 70% कह रहे हैं मैसेज क्लियर नहीं है। 40% कह रहे हैं कि दैट द कॉमिक स्ट्रिप वाज वेरी लॉन्ग, लेंदी था काफी। 25% कह रहे हैं मिनिमल टेक्स्ट मेड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग फूड। 25% कह रहे हैं कि टेक्स्ट जो था वो मिनिमल काफी कम यूज किया गया था जिससे फूड वेस्टेज के कंसिक्वेंसेज को समझना काफी ज्यादा मुश्किल था। और 80% ये कह रहे हैं कि वो
सफिशिएंटली ह्यूमरस था। तो इस फीडबैक के हिसाब से आपको बताना है कि राशिद को अपने कॉमिक स्ट्रिप में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो 2 इम्प्रूवमेंट आप इसमें सजेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन फीडबैक। मिस इम्प्रूवमेंट जब भी हम बात करते हैं, जो जहाँ चीज़ें ज़्यादा ड्रॉबैक जहाँ पे आ रही हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि 90% बोल रहे हैं विजुअल्स इंगेजिंग है, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हम अभी स्किप करेंगे। जहाँ पे लगता है कि ज़्यादा यूजर्स ने किसी चीज़ को निगेटिव बोला है, तो इसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉन्ग बोला है, फिर उन्होंने बोला है 25% बोल रहे हैं कि मिनिमल टेक्स्ट था तो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। 80% कह रहे हैं कि ह्यूमरस है, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप, इसको भी इम्प्रूवमेंट में अभी छोड़ सकते हैं। यहाँ 70% निगेटिव है, ये 40% है और 25%। तो ये जो 2 मेजर निगेटिव पॉइंट हैं, इनको आप इम्प्रूवमेंट के लिए राशिद को सजेस्ट कर सकते हो, और बाकी इनका आप रीजन बता सकते हो कि कैसे, व्हाट इज द रीजन दैट राशिद शुड कंसीडर दीज 2 फीडबैक्स। थैंक यू।